1000 प्रैक्टिस क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल 32,679 के लिए हमारा दिन नंबर आज 9 है। हम 18 फरवरी से 5 जून तक ये टोटल क्वेश्चन हम बनाएंगे 1000 क्वेश्चन सिलेबस और आपके पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग आधार पर। हमारा एग्ज़ाम 8, 9, 10 जून 2026 को प्रस्तावित है। आज के 10 क्वेश्चन हमारे आपकी स्क्रीन पर ये हम अगले 18 से 20 मिनट में इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। एक सवाल 2 मिनट मैक्सिमम से ज़्यादा हम नहीं लेंगे। और देखते हैं स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन आज का क्या है। क्वेश्चन में दिया गया टोटल नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन सोल्ड, यानी कि बेची गई कितने रुपए में जी? 85,000 में। यहाँ पे 5 ब्रांड है MNO, P, Q। तो उसमें पूछा ब्रांड N और ब्रांड Q दोनों मिलाकर बेची गई वॉशिंग मशीनों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पे N ब्रांड यानी कि ये वाला हमारा ब्रांड, और ये ब्रांड का मतलब यानी कि ये कलर मेरा कहाँ पे है, ऐसा कलर मेरा, ये कलर मेरा यही है, कौन सा जी? 30% वाला। और Q ब्रांड के लिए मेरा कौन सा है जी? मेरा डार्क है, डार्क ये वाला 10%। तो यानी कि N ब्रांड की तो मेरी बेची जाएगी जी कितनी? 30%। और Q ब्रांड की बेची जाएगी जी कितनी जी? 10%। अगर मैं दोनों को मिलाकर देखो तो टोटल कितना परसेंट बिक की जाएगी? 40%। तो यानी कि 85,000 का निकाल लेंगे हम कितना? 40%। तो 85,000 का 40% आप निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। दोनों जीरो, 2 जीरो पीछे रख लीजिए, 4 के गुना करा दीजिए 85, 5 चौक 20, आपके पास बच गए 2, 8 चौक 32, 32 और 2 34। यानी कि दोनों को मिलाकर जो बेचेगी, क्या रुपये की बेचेगी दोनों? N और Q ब्रांड की 34,000। 34,000 ऑप्शन मेरी किस में है जी? तीसरी में है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यहाँ पे पूछागा M ब्रांड की और P ब्रांड की दोनों के बीच में अंतर पूछागा। M ब्रांड मेरा यानी कि ये वाला आसमानी यानी कि 25, और जी P ब्रांड के लिए मेरे पास है जी ये मेरा पीले वाला यानी कि 20%। तो 25 और 20% में इन दोनों में अंतर आ जाएगा जी 5% का। 85,000 का 5% निकाल लो तो मेरा आंसर आ जाएगा। 85,000 का मैं 5% निकाल तो मेरा आंसर बनेगा, दोनों जीरो कैंसिल, तो 5 की गुना करा देगा 850 में जीरो, 5 पंजे 25 का 5 का, 8 पंजे 40 और 2 42, यानी कि इन दोनों में अंतर आएगा 4250। 4250 की ऑप्शन मेरे पास ऑप्शन किस में रखी जी? ऑप्शन थर्ड में रखा। और आज का तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 150 छात्रों की कक्षा में 70% छात्र गणित में पास हुए, उत्तीर्ण हुए, यानी कि 60 छात्र हमारे रसायन में उत्तीर्ण हुए। दोनों 20 छात्र दोनों यानी गणित और रसायन दोनों में उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए। दोनों विषय में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल की संख्या निकालनी। तो देखिए हम सवालों को हम कैसे बनाते हैं जी। आप सर्किल ले लीजिए, एक सर्किल मैथ का ले लीजिए, बाइसेक्ट कर लीजिए दोनों सर्किल को, यानी कि ये मैथ का है जी, और जी ये मेरे पास है जी केमिस्ट्री का। मैथ में मेरे पास 70 छात्र पास है, और जी रसायन में 60, और दोनों में मेरे पास पास है जी 20 छात्र। अगर मैं केवल मैथ में छात्र देखूँ कितने पास है, तो 70 में से 20 घटाऊँ, 70 और 20 का अंतर लूँ, तो केवल मैथ में जो मेरे पास हो जाएगी वे हो जाएगी जी 50। और जी केवल केमिस्ट्री में कितने पास है, तो 60 में से 20 घटाऊंगा तो केमिस्ट्री के हो जाएंगे 60 और 20 का अंतर 40। और दोनों में पास मैथ प्लस केमिस्ट्री में वो मुझे दिया गया है वो है जी 20। इन सबको मैं जोड़ दूँ तो ये टोटल मेरे पास पास आ जाएंगे 40, 50 और 20 का जोड़ हो जाएगा 40 और 50 90, 90 और 20 हो जाएगा 110, यानी कि 110 विद्यार्थी वहाँ क्या है जी? पास है जी। और मुझे निकालना फेल कितने हैं। टोटल विद्यार्थी मेरे पास 150 है, 150 में से 110 पास है,
तो फेल कितने हुए जी, तो 150 में से मैं क्या घटा लूँगा जी, 110 घटा लूँगा। 110 घटाने के बाद मुझे पता चलेगा जी मेरे पास टोटल फेल विद्यार्थी कितने हैं जी, 40। तो 40 मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। क्वेश्चन दिया गया है आपका एनालिटिक का। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए थे हमें पेपर में, यूपी पुलिस कांस्टेबल में। एक स्कूल में संकाय सदस्यों के चयन की शर्त दी गई है हमारे पास 6, 8। तो देखिए अप्रैल 2024 तक उसकी आयु जो होनी चाहिए 23 से 28 के बीच में होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 60% के साथ संबंधित विषय में यानी कि प्रासंगिक विषय में पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट। इंटरव्यू में 50 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक आना चाहिए, यानी कि 50% नंबर हमारे इंटरव्यू में होने चाहिए। यदि उम्मीदवार के पास पीजी नहीं है तो मामला वरिष्ठ संकाय के सदस्य को भेजा जाएगा। यदि इंटरव्यू में न्यूनतम अंक नहीं करता प्राप्त तो मामला स्कूल के प्रिंसिपल को भेजा जाएगा। यदि उम्मीदवार की आयु को छोड़कर अन्य सभी योग्यता को पूरा करता है तो मामला स्कूल के निदेशक बोर्ड को भेजा जाएगा। यहाँ पे एक आदमी है सुधा रंजन। सुधा रंजन के बारे में जानकारी दी गई है, क्या कार्रवाई करनी चाहिए इसके साथ। सुधा ने 56% के साथ एमसीए किया है। उसकी जन्म तिथि 12 फरवरी 99 की है जी। 99 से 2024 तक उसकी आयु आ जाएगी जी 25 साल के आसपास। तो यानी कि वो पहले वाली शर्त पूरी कर रही, दूसरी शर्त पहली शर्त पूरी कर रही सुधा रंजन। शिक्षक के रूप में 5 साल का अनुभव भी है उसके पास, बिल्कुल है जी। और इंटरव्यू में 55 अंक प्राप्त करती है, यानी कि आधे 50% से अधिक नंबर है उसके पर। लेकिन उसके पास पीजी में 60% अंक नहीं है। अब जब यहाँ पे एक सवाल में दिया गया है, ध्यान देने वाली बात, अगर पीजी पास नहीं है तो वो मामला भेजा जाता वरिष्ठ संकाय के सदस्य के पास। लेकिन वो पीजी तो है पर लेकिन जितने नंबर चाहिए पीजी में उतना परसेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पे उसके कितने नंबर है पीजी में, 56%। तो यानी कि सुधा रंजन का शिक्षक के रूप में चयन तो नहीं हो सकता, नहीं मामला निदेशक मंडल को भेजा जाएगा, नहीं डाटा अपर्याप्त है। उम्मीदवार का संकाय सदस्य के रूप में चयन नहीं किया जाएगा क्योंकि उसने पीजी तो पास कर रखी। अगर पीजी पास नहीं है तो जब मामला भेजा जाता वरिष्ठ संकाय के पास मामला पर, लेकिन पीजी है पर 60% नहीं है तो उसका हम चयन नहीं कर सकते। तो इसलिए आंसर मेरा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 4 के लिए क्वेश्चन 5, प्रथम 24 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्राकृत संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n × n+1/2। n का मान मुझे 24 दिया गया है, 24 में अगली संख्या जोड़ू मैं 25, इन दोनों के गुना बटे 2, यानी कि 24 का 12, 12 और 25 की गुना हो जाएगी जी 300। 300 मेरे ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में। तो बहुत आसान सवाल था क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में लड़कों की संख्या यानी कि बॉयज की संख्या गर्ल्स से कितनी गुनी है जी, 3 गुनी। अगर गर्ल्स 1 है तो बॉयज कितने हैं जी, 3। निम्नलिखित में कौन सा योगफल कक्षा के बच्चों की संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता। प्रतिनिधित्व वो नहीं करेगा जो इस अनुपात के योग से पूर्णतः भक्त नहीं होगा। अनुपात का योग आया मेरे पास 4, 4 से 20 भी पूर्णतः भक्त होता है, 24 भी, 40 भी, पर लेकिन कौन सा नहीं होने का, 22 नहीं होने का 4 से पूर्णतः। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल और आसान था, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 7, 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन राशि कितने समय में, टाइम पूछा जी, 3 गुनी हो जाएगी। देखिए अगर आपके पास साधारण जो मूलधन है वो 100 रुपये है और वो 3 गुना कराने का मतलब हो जाएगा, यानी कि 100 रुपये आप ले रहे, अगर 3 गुना कराना चाह रहे तो वो हो जाएगा जी 300 मेरा मिश्र धन। अर्थात मूलधन मेरे पास 100 है तो मिश्र धन हो जाएगा 300। तो यानी कितना ब्याज चाहिए मुझे, 100 से 300 बनाने के लिए मुझे ब्याज चाहिए इस दौरान 200 रुपये का। 200 रुपये का ब्याज की दर मुझे दे रखी कि साल में कितने % ब्याज मिलेगा, 25% के हिसाब था। वार्षिक जुड़ते जुड़ते 200 रुपये कितने साल में होगा, तो 200 को अगर मैं भाग कर लूँ 200 को 25% से
तो मेरे पास आ जाएगा जी 200 रुपये 25% के हिसाब से कैक साल में होगा। तो 25×8 = 200, तो यानी कि वह राशि 25% की हिसाब से 8 साल में हमारी 3 गुनी हो जाएगी। तो 8 मेरा आंसर है जी ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 8, सी एक कार्य को 24 दिन में, डी 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन डी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ देता है जी। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? सी किसी कार्य को 24 दिन में कर रहा है जी, और जी डी कर रहा है उस कार्य को 16 दिन में। 24 और 16 का डेज का मैं ले लूँगा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा जी 48। तो टोटल वर्क 48 उन्होंने लिया। 48 को जो 24 दिन में कर रहा है वो एक दिन में काम करता है 2 कार्य। 16 दिन में करने वाला एक दिन में काम करता है जी 3। ये कार्य एक दिन का सी का, ये कार्य डी का। डी ने 4 दिन पहले कार्य छोड़ा। अगर 4 दिन पहले कार्य समाप्त होने से पहले छोड़ा डी ने, अगर डी एक दिन में 3 कार्य करता है, अगर वो लास्ट के 4 दिन और कार्य करता तो कितना कार्य करता? तो एक दिन में 3 कार्य करता है एक आदमी, तो 4 दिन में कार्य करेगा वो 4 या 12, यानी कि वो एक्स्ट्रा काम कर देता कितना जी 12। अगर टोटल काम हमें 48 दिया गया है, तो अगर 4 दिन और एक्स्ट्रा काम करता डी तो काम टोटल कितना बनता जी हमारे पास 48 + 12, यानी कि टोटल काम हो जाता फिर 60। तो यानी कि डी का काम हमने जो 4 दिन पहले छोड़ा वो आगे हमने देख लिया बढ़ा के कितना काम कर सकता था वो 4 दिन में 12, तो उसका कार्य हमने आगे बढ़ा के इन्हें टोटल काम में हमने डी का कार्य भी जोड़ दिया अगले 4 दिन का, तो टोटल काम होगा 60। अब ये 60 कार्य, अब ये मानेंगे कि सी और डी ने अंत तक कार्य किया हमारा, तो सी और डी का जोड़ करेंगे, सी और डी का जोड़ हो जाएगा एक दिन में कार्य करने का 5। अब टोटल कार्य है जी हमारा 48 नहीं कितना है जी 60, तो 60 को भाग करेंगे 5 से, तो हम कह सकते हैं जी टोटल कार्य खत्म होने में कितना टाइम लगेगा 12 डेज लगेगा। 12 डेज मेरा ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी में। तो जहाँ कहीं कार्य समाप्त होने से पहले कोई व्यक्ति छोड़ता है तो उसका कार्य देख लेते हैं जितने दिन पहले छोड़ता है। वो जैसे यहाँ पे 4 दिन पहले छोड़ा डी ने, तो 4 दिन में वो 12 कार्य और कर सकता था एक्स्ट्रा। तो जो टोटल कार्य हमारा एलसीएम से आता है उसमें उसको बढ़ा के आप आंसर प्राप्त कर सकते हो। 110 संतरे बेचने पर एक दुकानदार दावा करता है कि 12 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो जी लाभ जब होता है जब हमारा विक्रय में से हम क्या घटाते हैं जी, विक्रय मूल्य में से घटाते हैं जी क्रय मूल्य। तो लाभ का परसेंट निकालने के लिए मुझे लाभ के रुपए बटे क्रय मूल्य ज्ञात करना बहुत जरूरी है। जब भी मैं, क्योंकि लाभ का परसेंट मेरा निकलता है लाभ बटे क्रय मूल्य और गुना 100। तो जी लाभ मेरा 22 का है जी, विक्रय मेरा 110 का है जी, तो मुझे निकालना क्रय मैंने मानना मेरा x। तो ये x इधर भेजूंगा और 22 को उधर लम्बा, तो ये x तो प्लस का हो जाएगा और 110 में से घटाऊंगा 22 इधर माइनस का हो जाएगा आगे। तो मैं कह सकता हूँ जी मेरा क्रय है जी 88 का और मेरा विक्रय है 110 का। तो कहने का मीन्स हुआ कि मैं वस्तु खरीदता हूँ 88 रुपये में, जितनी वस्तु खरीदता हूँ 110 में मैं बेचूंगा। यानी कि कहने का मीन्स ये भी कह सकते हो सवाल में वस्तु ना मान के, अगर जी 88 रुपये का माल मैं बेचूंगा कैक रुपये में जी 110 में, तो मुझे 88 रुपये का माल 110 में जा रहा है, तो मुझे लाभ कितना हो रहा है जी 22 रुपये का। तो 22 रुपये का मुझे लाभ हो रहा कैक के क्रय पे जी 88 के। परसेंटेज काटने के लिए गुना 100, तो 22 चौका 88 और 4 से भाग करेंगे 100 को, तो ये हो जाएगा जी 25। तो इस प्रकार अगर आपका लाभ परसेंटेज में आएगा तो वो आएगा जी 25%, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है मेरा। क्वेश्चन नंबर 10, एक सारणीकार ने एक परीक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत गणना करते समय गलती से 108.6 के बजाय कितना चढ़ा दे जी 6.8, यानी कि सही तो नंबर चढ़ाने थे कितने जी 8.6, पर गलती से उसने कर रखा गलत डाटा चढ़ा रखा किसका 6.8, यानी कि कम चढ़ा रखा, यानी कि चढ़ाना कितना जी 8.6 था, चढ़ा दिया 6.8, तो यानी कि मेरा जो डाटा चढ़ रहा कम वो चढ़ रहा जी
इन दोनों का अंतर लेके 1.8 मेरा डाटा कम चढ़ रहा। तो ये मैं जब इन दोनों का अंतर लूँगा तो मुझे चढ़ाना पड़ेगा कितना अधिक, योग करना पड़ेगा 1.8। कितने छात्रों में करना पड़ेगा जी? 100 में। तो ये योग बढ़ेगा 100 में, तो औसत कितना बढ़ाएगा? तो 1.8 से भाग करेंगे 100 को, तो जी भाग करेंगे तो उसका दशमलव 2 पॉइंट और आगे इधर लग जाएगा हमारा, तो 0.018 मेरा औसत बढ़ जाएगा। अब मेरा जब 6.8 पे मेरा औसत काउंट किया गया था जब था 5.8 बता रहा था, और जब मैं निकालूंगा 8.6 पे तो औसत बढ़ेगा पुराने से कितना? 0.018। तो यहाँ पे मैं 5.8 में जोड़ दूंगा 0.018, तो ये मेरा राइट हो जाएगा औसत कितना उनका। जब मैं सही गणना करूँगा तो सही गणना का मतलब यानी कि जब 6.8 के स्थान पे मैं 8.6 रखूँगा तो मेरा औसत बनेगा 5.818। 8.818 मेरा ऑप्शन दिया है किसमें? ऑप्शन सी में। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब ये 10 क्वेश्चन हमारे डेली का हम 100 दिन तक 1000 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। आज का हमारा दिन नंबर 9 था। 9 के हमारे कंप्लीट 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए।